वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले डालते नजर कुछ खबरों पे। ठीक है, आज की पहली खबर है, पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, पेरिस में विश्व धरोहर समिति का क्या हुआ है? तो 47वां मतलब 47th नंबर का क्या हुआ है? बैठक हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? पेरिस में। किसका? यूनेस्को का। ठीक है, और उन्होंने क्या डिसाइड किया है? भारत में जो मराठा साम्राज्य का कुछ दुर्ग कहते हैं, जिसको किला कहते हैं, शिवाजी महाराज के टाइम का कुछ किला है। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये किला है। ठीक है, शिवाजी महाराज के द्वारा बनाया गया और उनके बाद में आए हुए मराठा साम्राज्य के कुछ क्या कहते हैं, जैसे शिवाजी महाराज राजा थे वहां का, वैसे ही मराठा साम्राज्य के और भी राजा हुए जो जिन्होंने अलग अलग 12 किले बनाए। कितने? 12। 12 किले, 12 किले अलग अलग बनाए। इन्हीं किलों को क्या किया विश्व धरोहर यानी यूनेस्को ने? क्या किया? डिसाइड किया है कि उनको क्या करेगा वो? 44वें नंबर का, भारत का 44वें नंबर का क्या करेगा वो? अपने विश्व धरोहर में क्या करेगा? शामिल करेगा। यानी यूनेस्को अपने लिस्ट में इसको क्या करेगा? शामिल किया। ठीक है, तो जो शामिल किया इसको, ये कौन सा नंबर का है? तो 44th नंबर का, यानी 44वां है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आ सकता है, सब पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की लिस्ट में भारत की कितनी साइटें हैं, कितनी साइट्स है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कितनी टोटल? 44। 44। ठीक है, 44th। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल 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 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए, अब यूनेस्को का कहा हुआ है बैठक? ये बैठक में कहा डिसीजन लिया गया है? पेरिस में। तो पेरिस ही यूनेस्को का क्या है? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का कहाँ है यूनेस्को का? तो पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, यूनेस्को का अध्यक्ष, ठीक है, बताया मैं पहले भी आप लोगों को, ऑड्रे एजोले। ठीक है ना, इसका अध्यक्ष जो है, इसका यूनेस्को का अध्यक्ष अध्यक्ष ऑड्रे ऑड्रे एजोले। एजोले। ठीक है, ऑड्रे एजोले, ये कौन है? यूनेस्को का अध्यक्ष है। देखिए, बात कर रहे थे मराठा साम्राज्य का। ठीक है ना, ये जो है यूनेस्को अपने लिस्ट में मराठा साम्राज्य का एक किला है। ठीक है ना, इस किले को अपने क्या किया है? यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया है, विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, अब देखिए, अब मराठा साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो हमने महाराष्ट्र की कुछ कुछ बातें चर्चा किया था। पहला चर्चा था आईएनएस गुलजार, याद होगा आप लोगों को। आईएनएस गुलजार को क्या किया है? आईएनएस गुलजार को डुबाकर अंडर वाटर म्यूजियम बनाने का प्लान बनाया है केंद्र सरकार ने, यानी मराठा सरकार ने। मतलब कि ये केंद्र सरकार से मिल के मराठा साम्राज्य क्या बना रही है? आईएनएस गुलदार करके एक शिप है जो इंडियन नेवी यूज करती थी, आईएनएस गुलजार। उसको क्या करेंगे ये लोग डुबाकर उसको क्या बनाएंगे? अंडर वाटर
म्यूजियम, मतलब पानी के अंदर म्यूजियम बनाएंगे ये लोग। ठीक है, और कहाँ पे बनेगा ये, कहाँ पे बनेगा, ये कौन सा दुर्ग है, देखिए ये महाराष्ट्र में बन रहा है। ठीक है ना, उस दुर्ग का नाम है, कहाँ डुबाया जाएगा इसको, तो ये डुबाया जाएगा सिंधु दुर्ग। ठीक है, सिंधु दुर्ग। ये जो था पहले मराठा साम्राज्य के यहाँ पे क्या, सेना, सेना रहा करती थी। ठीक है, सिंधु दुर्ग पे मराठा साम्राज्य की सेना रहा करती थी। वही इसी सिंधु दुर्ग के आसपास आईएनएस गुलदार में क्या किया जाएगा, डुबाया जाएगा, और अंडर वाटर क्या बनाया जाएगा, पानी के अंदर म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था। महाराष्ट्र का सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस। कौन है, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, यहाँ पे दो डेप्यूटी सीएम है। ठीक है, एक है शिंदे साहब। ठीक है, एक है पवार साहब, यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। ठीक है, याद रखना आप लोग, दो डेप्यूटी सीएम है। सारे राज्य में डेप्यूटी सीएम नहीं होते हैं, कहीं कहीं डेप्यूटी सीएम होते हैं। ठीक है ना, तो ये महाराष्ट्र में दो डेप्यूटी सीएम है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। देखिए, औरंगजेब का कब्र, औरंगजेब का कब्र, औरंगजेब का कब्र यहीं पे है, महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, औरंगजेब का कब्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के खुलदाबाद में, खुलदाबाद। ठीक है, खुलदाबाद में महाराष्ट्र के औरंगजेब का कब्र है। ठीक है, और एक चीज बताया था आप लोगों को। ठीक है, अफजल खां और शिवाजी के बीच में एक युद्ध हुआ था, अफजल खां और शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अफजल खां और शिवाजी के बीच, छत्रपति शिवाजी के बीच युद्ध को कौन सा युद्ध कहा गया, प्रतापगढ़ का युद्ध, प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ का युद्ध कहा गया। ठीक है, तो चलिए इस न्यूज में बहुत सारे चीजें बता दी आप लोगों को। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा नामक एक पूर्ण सुरक्षा मिशन शुरू किया है। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सेफ एंड पीसफुल। द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड ए फुल स्केल सिक्योरिटी मिशन कॉल्ड ऑपरेशन शिवा। ठीक है, एक इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने, भारत सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने क्या किया है, एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे ये लोग, देखिए आप लोगों को पता है, अभी लोग ऑपरेशन शिवा, अभी लोग क्या कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा करने के लिए बहुत ही श्रद्धालु जा रहे हैं। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। आप लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने क्या किया था, आप लोगों को पता होगा, आतंकवादियों ने नरसंहार किया था, मतलब 26-27 लोगों को मार दिया था वहां पे। तो वो उस चीज को देखते हुए क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पे कड़ी सुरक्षा की निगरानी के लिए एक ऑपरेशन शिवा नाम चलाया है। कहाँ पे, अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, तो उन श्रद्धालुओं को सुरक्षा के लिए और शांति से इस अमरनाथ यात्रा को पूरा करने के लिए लगभग 8500 क्या वहां पे सैनिकों को डिप्लॉय किया गया है, मतलब कि वहां रखा गया है, ताकि वहां पे ऐसी कोई परिस्थिति और क्या कहते हैं, और स्थिति ना बन जाए। ठीक है, जैसे वहां पे हुआ था, आप लोगों का देख सुने होंगे आप लोग, कश्मीर में कुछ दिन पहले हुआ था। तो उस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है, एक ऑपरेशन शिवा नाम का ऑपरेशन चलाया है, और 8500 क्या सैनिकों को वहां पर डिप्लॉय किया है। और वैसे ही नहीं, इनको अत्याधुनिक हथियारों के साथ और 50+ एंटी ड्रोन सिस्टम वहां पे इनके साथ क्या किया है, लैस किया है इनको, और उसके साथ क्या कर रहा है वहां पे, इंडियन गवर्नमेंट सुरक्षा कर रही है, किसकी,
श्रद्धालुओं की जो अमरनाथ यात्रा पे गए हैं उनकी क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है, ताकि ये जो अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा जो है 2025 वाला, ये क्या करे, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से क्या हो, ये पूरी तरह से ये बीत जाए। कहने का मतलब है 3 जुलाई से लेकर 3 जुलाई से लेकर ये कब तक चलेगा यात्रा, 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक 9 अगस्त तक ये ऑपरेशन जो है 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलेगा। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन शिवा, याद रखना आप लोग। ये जो है 3 जुलाई, जो डेट बता रहा हूँ आप लोग को, ये अमरनाथ यात्रा का डेट है, 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ये 9 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही, आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? देखिए इसमें क्वेश्चन में आया हुआ है मानव और हाथी संघर्ष। देखिए मानव और हाथी संघर्ष का मतलब ये नहीं कि हाथी और मानव एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी जगह होते हैं जहां पे लोग क्या करते हैं, तेजी से वन या वन कह लो या फिर या कह लो जंगलों को कटाई करके वहां पे शहर को बसा रहे हैं, तो जानवर कहाँ जाएंगे बेचारे, हाथी चाहे कोई भी जानवर कहाँ जाएगा, शहर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो हाथी क्या है कि ऐसी जगह है एक, ऐसे स्टेट है एक, जहाँ पे हाथी क्या कहा रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और वहां पे तोड़ फोड़ मचा देते हैं, ठीक है। गाड़ी तोड़ देंगे, घर तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जगहों के लिए क्या किया, स्टार्ट किया इन लोगों ने, मानव हाथी संघर्ष, सॉरी, गज मित्र योजना चलाया है। किस चीज के लिए, तो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। कहाँ पे, तो असम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा असम, ठीक है। असम के सरकार ने हाथियों को सुरक्षित और हाथियों से सुरक्षित करने के लिए लोगों को, मतलब हाथियों से लोगों को सुरक्षित करने के लिए गज मित्र योजना चलाया है, ठीक है। कहाँ पे, असम में। तो असम के सीएम कौन है, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा। यहाँ का राज्यपाल कौन है, राज्यपाल आप लोगों से पहले ही बता चुका हूं मैं, डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका ये चीजें, ठीक है। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। अब असम की बात हो रही है, ठीक है। तो असम में और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। जैसे मान लीजिए कि असम में ही कामाख्या मंदिर है, आप लोग सुने होंगे कामाख्या मंदिर, ठीक है। कामाख्या मंदिर कहा, असम के गुवाहाटी में। यहीं पे कामाख्या मंदिर में काफी चर्चा में रहता है अम्बुवाची अम्बुवाची मेला। अम्बुवाची मेला असम में ये लगता है, कहाँ पे लगता है, तो कामाख्या मंदिर में ही लगता है अम्बुवाची मेला। इसीलिए काफी अभी अभी लगा हुआ था, काफी फेमस है ये चीज, अम्बुवाची मेला, काफी न्यूज में रहा ये चीजें, ठीक है। इसके अलावा और भी बताया था मैं, 2-3 द्वीप बताया था आप लोगों को, मजुली द्वीप और पिकॉक द्वीप। मजुली द्वीप और पिकॉक द्वीप कहाँ है, असम में ही है, मजुली द्वीप और पिकॉक द्वीप, ठीक है। मजुली द्वीप, मजुली द्वीप और पिकॉक द्वीप, ठीक है। ये असम में ही मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बरदलोई एयरपोर्ट है, बरदलोई के नाम से, ठीक है। देखिए यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी कैसे भूल गए, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये नदी जो है तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले कौन सा राज्य में आती है, जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, चाहे कौन से राज्य से वो इंडिया में इंटर करती है, ठीक है। देखिए पहले ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से होते हुए इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और ये असम में
सबसे ज्यादा फैलती है। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। चलिए इसमें इतना ही, आगे। विंबलडन ओपन 2025 किसने जीता? आइजैक स्वितेक। इसका आंसर होगा आइजैक स्वितेक। विंबलडन अभी हुआ है, ठीक है, विंबलडन में हुआ है, आइजैक स्वितेक ने जीता है इसको। ये कौन है आइजैक स्वितेक? देखिए, पोलैंड की पहली वुमेन है। पोलैंड, ये पोलैंड के है आइजैक स्वितेक। ये पोलैंड की पहली महिला है जिसने विंबलडन जीता है। ठीक है, पहली महिला प्लेयर। देखिए, अब विंबलडन ओपन 2025 अब किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टेनिस, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस। और ये आइजैक स्वितेक है, ये टेनिस की प्लेयर है। ठीक है, और कहा कि ये फर्स्ट फर्स्ट वुमेन प्लेयर ऑफ पोलैंड टू अचीव। देखिए, ये पहली वुमेन है, प्लेयर है पोलैंड की, जो इस अचीवमेंट को, यानी कि कौन सी अचीवमेंट को? विंबलडन ओपन को क्या किया? इसने जीता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यूएस ओपन भी 2 बार जीता हुआ है। ठीक है, यूएस ओपन भी जीता इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा ये फ्रेंच ओपन, ठीक है, इन्होंने यूएस ओपन को 2 टाइम, 2 बार, 2 बार जीत चुकी है, जीत चुकी है। एक और है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन को इन्होंने 4 बार जीता है, 4 टाइम। ठीक है, फ्रेंच ओपन ने कितने बार? 4 टाइम। इन्होंने 4 बार जीता है, 4 टाइम फ्रेंच ओपन को। देखिए, फ्रेंच ओपन को एक और नाम से जाना जाता है, रोलैंड गैरोस। आप लोग नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो आप लोग। फ्रेंच ओपन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। रोलैंड गैरोस को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंच ओपन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। इसको 4 बार जीता है इसने, आइजैक स्वितेक ने। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा, आप लोग कमेंट में बताना, सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कौन से राज्य में है? मैंने डिस्कस किया हूं पहले, अभी तो आज तो डिस्कस नहीं किया। ठीक है, लेकिन बताना आप लोग, सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या किस राज्य में है? चलिए आगे क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा विशेष जन सुरक्षा कानून लागू किया गया है? किस राज्य द्वारा? ठीक है, तो देखिए, बात आ रही है विशेष जन सुरक्षा की। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि एक राज्य में घमासान चल रहा था, किस चीज को लेके? लैंग्वेज के लेकर, लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, तो उस भाषा में क्या था? वहां पे 3 भाषा लागू किया गया था, लोकल भाषा, और एक इंग्लिश, और एक हिंदी। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया? हिंदी को विथड्रॉ कर लिया, वापस, मतलब वापस ले लिया, हिंदी को लागू नहीं करेंगे। हिंदी भाषा को वहां लागू करना था। ठीक है, लोकल तो चल ही रहा था वहां पे, लोकल बोले तो उनकी अपनी भाषा। ठीक है, और इंग्लिश चलता ही है वहां पे। इसके अलावा हिंदी लागू हुआ था। ठीक है, तो हिंदी को क्या किया उन लोगों ने? वापिस विथड्रॉ कर दिया। विथड्रॉ बोले तो इसको वापिस ले लिया, नहीं, इसको लागू नहीं होने दिया। ठीक है, ये 2 ही भाषा वहां चलेगी। ठीक है, देखिए, ये हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र यानी मराठी चलता है वहां पे, तो मराठी और इंग्लिश दोनों भाषा वहां पे चलेगी, इसके अलावा और कोई भाषा नहीं चलेगी। और अगर उनका कहना है कि मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है, तो आपको मराठी आनी चाहिए। ठीक है, ये एक, इस पे काफी, इस पे चर्चे हो रहे हैं, चल रहा है अभी भी न्यूज में, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो विशेष जन सुरक्षा क्या करते थे वो लोग? मतलब कि नन मराठी भाषी, जो जिसको मराठी नहीं आता है, उसको क्या करते थे? लोग मारते थे, पीटते थे, बाहरी लोगों को। जैसे आप लोग पता होगा, यूपी बिहार से बहुत लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, उनको मराठी थोड़ी ना आती है, वो जाते हैं बेचारे कमाने के लिए, और उनको क्या करे? पकड़ के पीट दे, है ना? गलत बात है। तो देखिए, अब इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए
क्या है, एक कानून चला है, विशेष विशेष जन सुरक्षा कानून, ठीक है। और ये कहाँ चल रहा है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र बताया था आप लोगों को। अब महाराष्ट्र की बात आ रही है तो महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें चर्चा कर लिया मैं आप लोगों को। क्या क्या चर्चा किया, एक आईएनएस गुलदार किया, सीएम किया यहाँ का, सीएम, ठीक है, डेप्यूटी सीएम किया, आप लोग पता है डेप्यूटी सीएम भी दो है वहां पे, अभी जस्ट जस्ट डिस्कस किया हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी महाराज के जो दुर्ग है उसको क्या किया गया, यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल कर लिया, ठीक है। खुलदाबाद में क्या है, औरंगजेब का, क्या है, औरंगजेब का वहां पे कब्र है, ठीक है। प्रतापगढ़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था, शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज और किसके बीच में, अफजल खां के बीच में, ठीक है। देखिए अब महाराष्ट्र की बात है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो रह गया था उसमें, बाधवान प्रोजेक्ट, बाधवान प्रोजेक्ट, ये क्या है प्रोजेक्ट, देखिए इसमें क्या है, सबसे गहरा पोर्ट, विश्व का सबसे गहरा पोर्ट बन रहा है, सबसे गहरा पोर्ट यानी बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, सबसे गहरा, बागवान प्रोजेक्ट के अंडर। और इसके अलावा महाराष्ट्र में क्या है, सेबी, एसबीआई, आरबीआई, ठीक है, एनएससी, एनएससी, बीएससी, ठीक है। इसके अलावा बीएससी के अलावा आईसीआईसीआई, ठीक है, एचडीएफसी, ये सारे ना बैंक है, ये बैंक है, कुछ स्टॉक से रिलेटेड है, मतलब सारे ना, ये कह लीजिए आप लोग की कैपिटल से, फाइनेंशियल से, सारे क्या है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो इसको फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है मुंबई को, फाइनेंस कैपिटल, ठीक है। फाइनेंस कैपिटल किसको कहा जाता है, मुंबई को। क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन सब का हेडक्वार्टर, किनका, इन सब का, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एनएससी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बीएससी का हेडक्वार्टर मुंबई में, आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, एचडीएफसी का, इस सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, मुंबई, ठीक है, याद रखना आप लोग। सेबी, एसबीआई, आरबीआई, एनएससी, बीएससी, एनएससी, ठीक है। बीएससी क्या है ये तो पता आप लोग को, ये पता है, ये पता है, ये पता है। बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आईसीआईसी बैंक पता है, एचडीएफसी बैंक पता है, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही, आगे। किस देश को खमेर रूज स्थलों को, किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए ऐसा है कि खमेर रूज क्या है, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, मेरे भी दिमाग में आ रहा था, ठीक है। खमेर रूज, देखिए ऐसा है कि 1979 में, 1975 से 1979 के बीच में, यानी एक टाइम था, यानी 1975 टू 1979, ठीक है। कंबोडिया में क्या क्या हुआ था, मास एक्सक्यूजन, एक्सक्यूजन, देखिए कंबोडिया में मतलब कि एक साथ 1.7 मिलियन लोगों को नरसंहार किया गया था, ठीक है। कितना, 1.7 मिलियन लोगों को क्या किया गया था, मार दिया गया था, लोगों को मार दिया गया था। कैसे मारा गया था, मार दिया गया था, कहने का मतलब कि 17 लाख, लगभग 17 लाख लोगों को क्या किया गया था, मार दिया गया था। 17 लाख लोगों को क्या किया गया था, मार दिया गया था, ठीक है। कहां पे, कंबोडिया में, यानी कंबोडिया का 25% जनता को, पीपल को, लोगों को मार दिया गया था। कब, 1975 से लेकर 1979 के बीच में मास एग्जीक्यूशन हुआ था वहां पे, ठीक है ना, नरसंहार हुआ था। कहां पे, कंबोडिया में। जहां पे मारा गया था उसको खमेर रूज स्थल कहा गया, ठीक है, खमेर रूज स्थल कहा गया। ऐसे भी स्थलों को यूनेस्को अपनी लिस्ट में शामिल करने लगा ताकि लोग हिस्ट्री, उसके इतिहास को जाने कि क्या हुआ था वहां पे, एक्चुअली में वह हुआ क्या था, ठीक है।
इन 4 सालों में कितना 17 लाख लोगों को क्या किया गया था, मार दिया गया था। कहाँ पे, कंबोडिया में। जिसको जहां मारा गया था उसको, उस स्थल को खमेर रुज स्थल कहा गया। इसका आंसर होगा कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया। ठीक है ना। चलिए आगे, कैसे मारा गया था उन लोगों को। तो देखिए 4 सालों में लोगों को तड़पा तड़पा कर कह लीजिए, यानी भूख प्यास से तड़पा के मारना, या कत्लेआम करना, जान से भी मार देना। ठीक है, मतलब उनको भूखे प्यासे रख के मार देना, वैसे हुआ था यहाँ पे। तो कितने हुआ था टोटल, टोटल कंबोडिया की जनसंख्या में 25% की भारी गिरावट आई थी। यानी कि 25% लोगों को मार दिया था इन लोगों ने। 17 लाख जनसंख्या कम नहीं होता, 17 लाख लोगों को मारना, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, 3 दिवसीय संगोष्ठी शल्यकांड 2025 की मेजबानी कर रहा है, यानी विच इज द फॉलोइंग इज द होस्ट 3 डेज नेशनल सेमिनार साल्यकॉन 2025। ये कोई नेशनल सेमिनार हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है साल्यकॉन 2025। ठीक है, इसमें क्या है, ये 3 दिवसीय है। तो ये दिल्ली में हुआ, अभी हुआ दिल्ली में। ठीक है, 3 दिन का। कहाँ पे हुआ है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। ठीक है, AIIA, AIIA दिल्ली। ठीक है, यहीं पे हुआ। ठीक है ना। इसमें क्या था, मतलब कि सर्जरी आप लोग सुने होंगे, आप लोग सर्जरी, सर्जरी का जनक कौन है, सर्जरी का जनक सुश्रुत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सर्जरी का जनक। तो इस सेमिनार में सर्जरी से रिलेटेड बातें हुई है। सर्जरी का जनक कौन था, सुश्रुत, सुश्रुत, सर्जरी का जनक सुश्रुत। मतलब पुराने साल में, सॉरी पुराने जमाने में लोगों को पता था, सुश्रुत को पता था कि कैसे सर्जरी करना है। ठीक है, घाव को काट के कैसे चीड़-फाड़ करके उसके मतलब कि मलहम पट्टी करके उसको ठीक करना है, कैसा ठीक करना है। सर्जरी ऑफ जनक किसका, सर्जरी का जनक किसे कहा गया, सुश्रुत को। ठीक है। तो 3 दिवसीय कहा सेमिनार हुआ है, दिल्ली में। अब दिल्ली की बात आ रही है तो दिल्ली का सीएम कौन है, दिल्ली का सीएम, दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। कुछ दिन पहले आप लोग एक और चीज बताया था, दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराया गया था। कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा बोले तो जैसे एक नॉर्मल नॉर्मल होता है प्राकृतिक वर्षा। प्रकृति में जैसे अभी आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम है, जब देखो तब बारिश हो जाता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में बारिश नहीं होता है, लेकिन प्रदूषण इतना बढ़ जाता है किसी टाइम में, गर्मी गर्मी तो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा वहां ज्यादा हवा में बढ़ जाता है। तो क्या क्या होता है, वहां पे कृत्रिम वर्षा किया जाता है, ताकि जितने भी प्रदूषण है वो क्या हो जाए, धरती पर वापिस आ जाए। ठीक है, प्रदूषण कम हो जाए, वायु से प्रदूषण कम हो जाए। वायु को प्रदूषण कम करने के लिए क्या कराया जाता है, कृत्रिम वर्षा। तो दिल्ली में कुछ दिन पहले कृत्रिम वर्षा कराया गया था, जो मैं आप लोग को ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, कैसे कराया गया था। ठीक है। चलिए देख लिया आप लोग, सर्जरी का जनक सुश्रुत है। ठीक है, चलिए आगे। किस राज्य ने शरावती पंप स्टोरेज परियोजना शुरू की है, किस राज्य ने, देखिए किस राज्य ने किया है शरावती पंप। जिस राज्य में शरावती नदी होगी वहीं पे शरावती पंप योजना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, शरावती पंप स्टोरेज परियोजना। ठीक है, तो शरावती नदी कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे लोग, 2000 मेगावाट, मेगावाट क्या, क्लीन एनर्जी। ये लोग क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी। क्या करेंगे ये लोग, 2000 मेगावाट क्लीन एनर्जी क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, उत्पन्न करेंगे। ठीक है, किससे, शरावती पंप स्टोरेज परियोजना से। कर्नाटक की बात आ रही है। देखिए हम अभी एक क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से कि सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कहाँ है। ठीक है, तो कर्नाटक में ही है। ठीक है, कर्नाटक में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है।
हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा, हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल, इंडिया में हाथी 29,000 के लगभग है, 29,000। ठीक है, 29,000 हाथी परियोजना कब चलाया गया था? 1992 में। ठीक है, ये किस लिए चलाया गया था? हाथियों को बचाने के लिए। ये परियोजना क्यों चलाया जाता है? हाथियों को बचाने के लिए 1992 में चलाया गया था। अभी टोटल इंडिया में 29,000 हाथियां हैं। ठीक है, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या है। ठीक है, अब कर्नाटक में ही बेंगलोर है। ठीक है, बेंगलोर को क्या कहा जाता है? बेंगलोर को आईटी हब या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आईटी हब और सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? बेंगलोर को। ठीक है, और क्या बताया था आप लोगों को? क्या है वहां? हाँ, बेंगलोर में ही, बेंगलोर को में ही क्या है? हेडक्वार्टर, सॉरी, कॉफी सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक के आसपास ही होता है। ठीक है ना, कर्नाटक में ही होता है। ठीक है ना। हाँ, यार हेडक्वार्टर कर्नाटक में ही है। किसका? देखिए, दिमाग से उतर गया था। कॉफी बोर्ड का, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में ही है। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक में ही है। ठीक है, मैसूर, हाँ, मैसूर टाइगर किसको कहा गया था? देखिए, मैसूर जो है कर्नाटक का ही पुराना नाम है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर टाइगर कहा गया था। टीपू सुल्तान को मैसूर टाइगर कहा गया था। ठीक है, बस इतना ही है। मैसूर को ही क्या कहा जाता था पहले? कर्नाटक, सॉरी, कर्नाटक को ही पहले मैसूर कहा जाता था। चलिए, किस संगठन ने तलाश पहल शुरू की है? किस संगठन ने तलाश पहल शुरू की है? देखिए, तो NEST एक संगठन है, इसने तलाश पहल शुरू की है। ठीक है, अब NEST का फुल फॉर्म जानेंगे तब क्लियर होगा कि क्या है ये। ठीक है, तो देखिए, NEST का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। नेशनल नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। देखिए, इस पहल को किसके द्वारा चलाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये चीजें। ठीक है, अभी कौन है? तो जुअल ओरम, जुअल ओरम जो है क्या है? मंत्री है। किसके? ट्राइबल्स के, ट्राइबल्स अफेयर के मंत्री कौन है? जुअल ओरम, नाम है ये, जुअल ओरम। कौन सा मंत्री है ये? ट्राइबल अफेयर्स मंत्री है। ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स मंत्री है। तो ये जो तलाश पहले किसके द्वारा चलाया गया है? तो NEST यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, और किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री जो है कौन है? जुअल ओरम, जुअल ओरम है। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द तलाश इनिशिएटिव? NESTS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। और ये जो है, ये जो संगठन है किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री कौन है? तो जुअल ओरम।
बस यही याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे। किस देश ने इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? देखिए, अब इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना मतलब इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब यार डीजल और पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, सीधी सीधी बात हो रही है इलेक्ट्रिक वाहन की, इलेक्ट्रिक ट्रक की। ठीक है, जो बिजली से चार्ज करके चलेगी। ठीक है, ये क्यों चलाया जा रहा है? ताकि प्रदूषण से बचाया जाए। ठीक है, एक एक तरीका ये भी है प्रदूषण को बचाने के लिए कि सारे मतलब कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाए। ठीक है, दूसरा ये भी है कि ईंधन की कमी हो रही है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक ट्रक को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब ट्रक की क्यों प्रोत्साहन दिया जा रहा है? क्योंकि भारी मात्रा में आपके इंडिया में देख लो, इंडिया में भारी मात्रा में ट्रक को सामान को यानी माल ढोने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किसने चलाया है? तो भारत ने। ठीक है, इंडिया ने। ताकि देखिए, आप लोगों को पता है कि वायु में हमारे कितने प्रदूषण हो रहे हैं। देखिए, यही एक रीजन नहीं है, रीजन बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन को चलाने का। ठीक है, धीरे धीरे तो ट्रक की बात हो रही है, धीरे धीरे जो हमारी डीजल और पेट्रोल से गाड़ियाँ और भी चलती है उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन से। हालांकि महंगी आती है। ठीक है, महंगी आती है, लेकिन क्या है कि सरकार इस योजना के तहत कह रही है कि हम कुछ अपनी तरफ से सब्सिडी भी देंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले भारत ने क्या किया है? टेस्ला, टेस्ला एक कंपनी है, इसका पहला पहला ब्रांच का उद्घाटन कुछ दिन पहले कहाँ पे? मुंबई में। टेस्ला का पहला ब्रांच कहाँ खुला है? मुंबई में पहला ब्रांच है इंडिया का। इंडिया का पहला ब्रांच मुंबई में। टेस्ला, टेस्ला किसकी कंपनी है? टेस्ला एलन मस्क की, एलन मस्क की। और क्या करता है टेस्ला? टेस्ला टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। तो कहाँ पे? भारत में, याद रखना आप लोग। ट्रक प्रोत्साहन योजना चलाया गया है। भारत के 27वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? 87th नंबर का, हु बिकम इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर। 87th नंबर का ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? ठीक है, देखिए, डी गुकेश भी है, अर्जुन इरुगेसी भी है, आर प्रज्ञानंद भी है, हरिकृष्ण। देखिए, अभी यहाँ पे डी गुकेश ज्यादा नाम आता है, लेकिन यहाँ पे हरिकृष्णन होगा आंसर। ग्रैंड मास्टर 87th नंबर का भी रिसेंट का ही हरिकृष्णन को बनाया गया है। देखिए, ग्रैंड मास्टर कौन बनता है? ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? चेस में, देखिए चेस की बात हो रही है, ये चेस, ये तो पहले तो बात समझिए, तो ग्रैंड मास्टर जो है ये चेस में ही बनाया जाता है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? जो चेस के सबसे बेहतरीन प्लेयर को, मतलब कि जो चेस में सबसे बेहतरीन करता है, यानी चेस के बेहतरीन प्लेयर को, सबसे बेहतरीन प्लेयर को, बेहतरीन खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किसमें? चेस में। ठीक है, ठीक है ना, चेस के बेहतरीन खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं चेस की, तो चेस में भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, किस है भारत का पहला ग्रैंड मास्टर? आप लोगों को पता होगा, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर, भारत का पहला फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, ये भारत के पहला ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, इनको याद रखना, इनका नाम रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बात करें चेस महासंघ की, कहीं ना कहीं तो होगा ना चेस महासंघ। चेस महासंघ कहाँ है? तो लुसेन में। कहाँ पे? कहाँ है? तो लुसेन में। आप लोग याद रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है, दूसरा कि अभी चेस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, ये हेडक्वार्टर।
चेस महासंघ के मुख्यालय कहाँ है? तो लुसेन में है। ठीक है। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। ग्रैंड मास्टर को किस खेल से संबंधित है? तो चेस से। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुका है, देख लेना आप लोग इसको। चलिए आगे। चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। ठीक है, आज से क्लासेस रेगुलर होगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।